नमस्कार। भारत को अगर सुपर पावर बनाना है तो देश की आर्थिक नीति में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। 1991 आने तक भारत के आर्थिक हालात इतने खराब हो गए, इतने बड़े आर्थिक संकट में भारत फंस गया था कि देश के चलाने के लिए भारत की तिजोरी में करीब करीब कोई पैसा नहीं बचा था और भारत को अपने पास जो भी सोना था वो गिरवी रख के लोन लेना पड़ा और देश को चलाने के लिए पूरा का पूरा सोना हमने गिरवी रख दिया। बड़े अफसोस की बात है, भारत जब भी समस्या में होता है तो हम या तो नेताओं के बारे में चर्चा करते हैं या फिर राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन समस्याओं के बारे में ना तो कभी हमने सीखा, न चर्चा की, न अभ्यास किया। यही वजह है कि देश की जब भी स्थिति बदलनी हमें चाहिए तो हमने सरकारें बदली, नीतियां या व्यवस्था बदलने के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। तो आज हमें ये जानना जरूरी है कि 1991 में जो आर्थिक स्थिति हुई कि भारत की तिजोरी करीब करीब खाली हो गई थी और देश चलाने के लिए भारत के पास जो भी सोना था वो हमें गिरवे रखकर लोन लेना पड़ा। ऐसे हालत क्यों हुए? हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो 1950 से 1980 के बीच हमने अपनाई, उससे भारी नुकसान हो रहा था। 1980 आते तक पूरी दुनिया को समझ में आने लगा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था विफल हो रही है। इन सब देशों में चीन सबसे ज्यादा होशियार निकला। उन्होंने 1978 में क्रांतिकारी कदम उठाए, अपनी आर्थिक नीतियां पूरी दुनिया के लिए बदल दी, देश की और दुनिया की निजी कंपनियों के लिए अपने देश के दरवाजे खोल दिए। उस बदलाव के जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। 1980 में प्रति व्यक्ति आय भारत की चीन से ज्यादा थी। आज चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत से 5 से 6 गुना ज्यादा हो गई है। उसी नीतियों के बदलाव के कारण आज चीन हर एक क्षेत्रों में भारत से 5 से 6 गुना आगे निकल चुका है। भारत और रशिया ने उस वक्त बहुत ही छोटे बदलाव किए और उसका नतीजा भी हम इन दोनों देशों को भुगतना पड़ा। 1991 आते आते तक रशिया 15 देशों में बिखर गया और भारत एक गंभीर आर्थिक समस्या में फंस गया। समझ लो करीब करीब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। अब 1980 में भारत को समझ में आ गया था कि निजी कंपनियों को हमें आगे करना पड़ेगा, प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो भारत ने निजी कंपनियों के लिए दरवाजे खोलने की शुरुआत की। भारत ने 1980 में निजी कंपनियों को आने के लिए ऐसी नीतियां बनाई जिसके कारण देश के हालात और बिगड़े और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा। तो आइए अब समझते हैं कि 1980 में भारत को जब समझ में आने लगा कि भारत की समाजवादी अर्थव्यवस्था विफल जा रही है तो उसमें निजी कंपनियों को आगे लाने के लिए क्या बदलाव किया। भारत ने लाइसेंस परमिट राज की शुरुआत की। मतलब निजी कंपनियों को अगर कुछ उत्पाद करना है तो उसको लाइसेंस लेना होगा। जैसे कि अगर आपको स्कूटर बनाना है तो आपको लाइसेंस लेना होगा। अब उसमें आपको सरकार को बताना होगा कि कैसा मॉडल होगा, 1 महीने में कितने स्कूटर बनेंगे, स्कूटर के भाव क्या होंगे, ये सब सरकार तय करती थी और परमिट देती थी। अब अगर आपको स्कूटर का मॉडल बदलना है तो फिर से सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो उसी वजह से सालों तक 80 के दशक में मोटर हो या स्कूटर हो, एक ही मॉडल सालों तक रहते थे, कोई बदलाव नहीं होता था, क्योंकि फिर वो सब झंझट शुरू होती थी बदलने के लिए। फिर क्योंकि बहुत कम कंपनी थी जो उत्पाद में थी, लाइसेंस बहुत कम कंपनियों को दिया जाता था,
उसकी वजह से स्कूटर हो या मोटर हो, सब में 10-10 साल का वेटिंग पीरियड चलता था और इस वेटिंग पीरियड ने काला बाजारियों को जन्म दिया। बहुत बड़े पैमाने पे सब सेवा में काला बाजार होता था। लेकिन सरकार ने अगर आपको 100 स्कूटर एक महीने में बनाने की अनुमति दी है तो आप 105 स्कूटर नहीं बना सकते थे। वेटिंग होने के बावजूद आप 105 स्कूटर नहीं बना सकते थे, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ता था। ऐसे नियम थे। तो हर एक छोटी मोटी बाबत सरकार से अनुमति लेनी थी, लाइसेंस लेना था और उन दिनों में बहुत ही कम कंपनियों को लाइसेंस मिलता था। जिसको भी लाइसेंस मिल गया उसको मोनोपोली मिल जाती थी, क्योंकि बहुत कम कंपनी उत्पाद में थी। इन सब चीजों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। अब जिसकी पहचान दिल्ली तक है वही उद्योग लगा सकता था। तो इस तरह उस जमाने में नेता और निजी कंपनियों के मालिक के बीच भागीदारी और पैसे की लेन देन की बहुत बड़े पैमाने में शुरुआत हुई। क्योंकि अगर आपकी पहचान दिल्ली तक है तभी आप उद्योग लगा सकते थे। सरकार के हाथ में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी थी। अगर आपको लोन लेना है तो अगर सरकार के साथ आपके संबंध अच्छे हैं तो आपको लोन आसानी से मिलेगी। तो छोटी छोटी बातों में सरकार से लाइसेंस लेना, अनुमति लेना, इन सब ने ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें निजी कंपनियों और नेताओं और राजनीतिक दलों की तिजोरी भरने लगी और देश की तिजोरी खाली रहने लगी। इस तरह देश धीरे धीरे आर्थिक संकट की ओर बढ़ने लगा और फिर एक दिन आ गया कि सरकार की तिजोरी में इतने ही पैसे थे जिससे कुछ दिनों तक देश चला सके। देश दिवालिया होने के कगार पर खड़ा था। अब एक ही रास्ता बचा था लोन लेने का, और लोन लेने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया। फिर भारत की तिजोरी में जो 67 टन सोना था उस सोने को भारत ने गिरवी रखा और लोन ली। मतलब जो भी देश की तिजोरी में अब तक सोना इकट्ठा हुआ था सबको हमने गिरवी रख दिया, तब जाके हमें लोन मिली और तब जाके देश दिवालिया होते हुए बचा। अब देश को आगे बढ़ाने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ कह दिया कि आगे जाके आपको लोन नहीं मिलेगी, और भारत को निजी कंपनियों के लिए देश और दुनिया में अपने दरवाजे खोलने का प्रस्ताव दिया। और उस वक्त नरसिंह राव सरकार आई और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और देश की आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव किए गए। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये आर्थिक नीति 1991 में इस वजह से बनी। मनमोहन सिंह सरकार ने जो आर्थिक नीतियों में बदलाव किया उसकी वजह हमारी मर्जी नहीं थी, हमारी मजबूरी थी। उस वक्त भी नेता देश को खोलने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन भारत के पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था और इसी तरह हमने देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोले। तो 1991 में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए हमारे दरवाजे खुले उसका परिणाम क्या आया? 1991 के बाद इस नीतियों के कारण हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।